गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया हूँ। स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत के पहले और वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले और वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये था कल के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। अब आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहला हमारा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई विधि बनाई गई है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, IIT कानपुर या फिर IIT गुवाहाटी। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा एक डिवाइस बनाई गई है जो मुंह के कैंसर का पता लगा सकती है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा? गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। कहाँ पे है ये दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ के जो शोधकर्ताओं ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो मुंह के कैंसर का पता लगा सकती है। और इसी के साथ साथ ये डिवाइस जो है वो कैंसर के चरणों और कैंसर के पूर्व चरण, यानी कि पहले के जो पूर्व चरण है कैंसर के, उनमें अंतर करने में भी ये डिवाइस क्या है? सक्षम है। और ये डिवाइस जो कैंसर के चरणों और पूर्व कैंसर के चरणों का जो विभेदीकरण कर रही है वो किस रिपोर्ट के माध्यम से कर रही है? वो कर रही है उच्च मानक बायोस्फीयर रिपोर्ट के माध्यम से कर रही है। ठीक है, यहाँ के जो शोधकर्ता हैं इस इंस्टीट्यूट के, उनके टीम ने एक नया इमेजिंग डिवाइस भी बनाया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये डिवाइस जो है, ये जो उपकरण है, वो जो आपके उत्तक क्या होता है दोस्तों? जो हमारी बॉडी में सेल्स होती है ना, यानी कि कोशिकाओं के ही ग्रुप को, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ टिश्यूज, यानी कि जो कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। और उत्तक में जो हमारे ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, उस फ्लो के दर को माप करके ये कैंसर के चरणों का जांच करता है ये इमेजिंग डिवाइस जो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लड का फ्लो हो रहा है और ये जो दर है फ्लो की, इसी को ये डिवाइस जो है स्कैन करती देखती है और इसके आधार पे जो है बता देगी कि आपके जो, अगर किसी को ओरल कैंसर है तो वो किस स्टेज पे है। ये डिवाइस इसे बताने में सक्षम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इज दैट कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के द्वारा जो है मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए डिवाइस बनाई गई है। कहाँ पे है ये दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया था? देखिए, इसके में हम लोग पहले भी, कुछ समय पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे दिसंबर में, फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखा जाए किसके द्वारा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, किसके द्वारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया था? नासा, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या फिर उपयुक्त सभी एजेंसियों के द्वारा संयुक्त रूप से। तो ये नासा, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय, इन तीनों ही एजेंसियों के माध्यम से संयुक्त रूप से जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को जो है विकसित किया गया, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखा जाए जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि नासा, ठीक है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के, इन तीनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इस टेलीस्कोप को विकसित किया है। और ध्यान रखिएगा, इस टेलीस्कोप को दोस्तों दिसंबर में लॉन्च किया गया था। और ये देखा जाए ये जो टेलीस्कोप है वो लगभग 13.7 मतलब 13 अरब साल पहले जो हमारी आकाशगंगा जो बने थे, जो तारे बने थे, उनको स्कैन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 30 दिसंबर को किया गया था। कहिए दोस्तों, ये 25 दिसंबर है। ठीक है, 25 दिसंबर को किया गया था। और ये कहाँ से किया गया था? फ्रेंच गुयाना के एरियन रॉकेट से जो है इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, जेम्स टेलीस्कोप को किस रॉकेट से? एरियन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? जो हमारी आकाशगंगा, जो तारे हैं, उनको स्कैन करने के लिए, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अब जिस मकसद से इसको लॉन्च किया गया था, ये टेलीस्कोप जो है वो अपने गंतव्य तक पहुँच गया है। लगभग ये पृथ्वी से जो है 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच गया। और ये अंतिम गंतव्य दोस्तों क्या है कि ये जो इतने लंबे सफ़र के बाद, जो इतने लंबे सफ़र के बाद देखा जाए ये अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचा। और ये गंतव्य क्या है दोस्तों? ये है देखा जाए लैग्रांज बिंदु। ठीक है, जिसे हम लैग्रांज पॉइंट कहते हैं या फिर L2 भी कहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दूसरे जो है लैग्रांज बिंदु, कहीं कहीं पे L1 भी दे देगा, L2 भी दे देगा, ये भी प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टेलीस्कोप है वो अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र में परिक्रमा करेगा जिसे दूसरे लैग्रांज बिंदु यानी कि लैग्रांज पॉइंट L2 के रूप में जाना जाएगा। ठीक है,
और ये बिंदु कौन सा है दोस्तों, ये लैग्रांज बिंदु जो है एक ऐसा जो है अंतरिक्ष में वो जगह है जहाँ पे भेजी गई कोई भी वस्तु क्या हो जाती है, रुक सी जाती। कारण क्या है, इस लैग्रांज बिंदु पर जो है ना दो बड़े बड़े द्रव्यमान जो है किसी छोटी वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बड़ा जो है द्रव्यमान वाला जो है, दो बड़े द्रव्यमान, एक इधर से खींचेगा, एक इधर से खींचने की प्रयास करेगा, एक इधर से खींचने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ क्या है, स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ पे ये टेलीस्कोप क्या हो गया, जाकर के रुक गया है। ठीक है, ये वो जगह है, कौन सा जगह है, लैग्रांज बिंदु। और इस बिंदु को किसने खोजा था, तो इस बिंदुओं को सबसे पहले जो है इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ है जिनका नाम था जोसेफ लुई लैग्रांज। इन्हीं के नाम पे इस बिंदु का नाम भी पड़ा है। ये इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जोसेफ लुई लैग्रांज। इन्हीं के द्वारा जो है इसे सैद्धांतिक जो है किया गया था। इस बिंदु को मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए। ठीक है, तो किसके द्वारा, जेम्स वेब। हम लोगों ने क्यों उसकी चर्चा की, क्योंकि अपने गंतव्य के जिस उद्देश्य से जहाँ तक इसको पहुँचाना था ये अपने वहाँ तक पहुँच गया है। किसके द्वारा, नासा के द्वारा, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर 80 वर्ष के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज बी, नेपाल की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच गई, लगभग पिछले 80 वर्षों के निम्नतम स्तर पे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ जो नेपाल की जो जनसंख्या है महज इस वर्ष जो इन दशक में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 0.93% जो है दर्ज की गई है। और यह लगभग देखा जाए पिछले 8 दशक यानी कि 80 वर्षों में सबसे कम वृद्धि मतलब उसको प्रतिशतता को दर्ज किया गया है। नेपाल का जो केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो है, ठीक है, उसके अनुसार जो है डेटा जो प्रोवाइड किया गया है वो ये बताया गया है कि पिछले एक दशक में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 10.18% हुई है। और इसी के साथ जो नेपाल की वर्तमान जनसंख्या देखा जाए लगभग 3 करोड़ तक पहुंच गई, बस 3 करोड़ तक है। ये जो जनसंख्या वृद्धि दर जो इतनी धीमी है वो ये बताया गया है, इसका जो प्रमुख कारण बताया गया है कि जैसा कि नेपाल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दूसरे देशों में प्रवास करते हैं। ठीक है, भारत में भी देखिए बहुत बड़ी संख्या में नेपाली लोग रहते हैं और रोजगार करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य से तो रहते हैं। तो ये जो नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए जो नेपाल के लोग बाहरी देशों में प्रवास करते हैं, जिसके कारण से ये जनसंख्या जो है वृद्धि दर इतनी धीमी की इसका मुख्य कारण बताया गया है। कुल डेटा में देखा जाए इस वर्ष क्या किया गया है, अनौपचारिक रूप से जनगणना के माध्यम से लगभग 60 वर्ष में पहली बार जो इनके यहाँ जो जनगणना होती है इसमें पहली बार उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिन क्षेत्रों को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। और ये क्षेत्र कौन से हैं, लिपू लेक है, काला पानी है, लिम्पुरा थुरा है। और इन क्षेत्रों की जनसंख्या को भी पहली बार इस बार जनसंख्या में शामिल किया गया है। जनसंख्या जो वहाँ पे जनगणना बनाई गई है, जनसंख्या जनगणना जो बनाई गई उसमें भी शामिल किया गया। और ब्यूरो के यहाँ के जो नेपाल का जो ब्यूरो है उसके अनुसार यहाँ पे लगभग इस इलाके में लगभग करीब 750 लोग रहते हैं। दोस्तों एक संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच में और उस समय गोरखा के राजाओं के बीच में, गोरखा के राजा थे, तो वो संधि का नाम क्या है जिसको लेकर के जो है इस क्षेत्र को जो भारत जो दावा करता है उस संधि के आधार पर, वो संधि का नाम बताओ कि वो संधि कौन सी थी जिससे जो है ये क्षेत्र, जिसको लेकर के ये क्षेत्र भारत का हिस्सा माना जाता है। और लगातार जो है इसके बारे में देखा जाए तो नेपाल इस क्षेत्र को अब अपना जो नया नक्शा 2019 में उसने पास किया उसमें नेपाल ने इन क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया है। तो उस संधि का नाम बताइए क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न से पहले, उसके पहले हम नेपाल के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। नेपाल जिसकी राजधानी क्या है, काठमांडू इसकी राजधानी है। वहीं इसकी करेंसी की बात करें दोस्तों तो रुपया जो है इसकी करेंसी है। यहाँ पे देखा जाए महिला राष्ट्रपति है जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी जो है यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो शेर बहादुर देउवा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। डैनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच। करेक्ट आंसर इस सी है। ठीक है, राफेल नडाल जो है ये दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीता है। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए राफेल नडाल जो है 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसी के साथ साथ ये सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम भी जीतने वाले जो है
एकमात्र खिलाड़ी बन गए। इन्होंने 21 जीता है, ठीक है। अब इनके कंपटीटर जो हैं वो 20-20 पे हैं। देखिए रिकॉर्ड कौन तोड़ता है इनका। इन्होंने देखा जाए अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो पुरुष एकल फाइनल में इन्होंने किसको हराया था, वर्ल्ड नंबर 2 के जो डैनियल मेदवेदेव हैं उनको हरा करके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता। और इसी के साथ साथ ये दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए और 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भी ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। वहीं पे अगर हम बात करें कि महिला एकल के भी बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसने जीता था जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो इन्होंने जीता था, एशले बार्टी ने जीता था ऑस्ट्रेलिया की जो है। और इन्होंने देखा जाए किसको हराया था, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो डैनियल कॉलिंस हैं उनको हरा करके इन्होंने, एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। अगर हम पुरुष युगल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पुरुष युगल में कौन जीता था, तो निक क्रिगोस और थनासी कोकिन्स ने जो है कोकिनकोसिस ने अपना पहला खिताब जीता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक लिस्ट खुली हुई है जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो इस वर्ष 2022 में जो विजेता थे उनकी सूची दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे इवेंट है विजेता, यानी कि पुरुष एकल किसने जीता दोस्तों, राफेल नडाल ने जीता। महिला एकल किसने जीता, एशले बार्टी ने जीता। पुरुष युगल जो है किसने जीता, तो ये थानिस कोकिनाकिस हैं और निक कोरियस हैं। और महिला युगल देखा जाए तो बारबोरा क्रेजिकोवा है और कैटरीना सीनियाकोव है। और मिश्रित युगल में देखा जाए तो क्रिस्टीना मलादोनोविक है और इवान डोडिक जो है, ये हैं विजेताओं के लिस्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उनके विजेताओं के लिस्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है, जो ये हम लोग खेलते हैं, ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, देखिए ये किसी कोर्ट पे किए जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया जो ओपन हुआ वो किस कोर्ट पे खेला गया, वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। प्रश्न आपके यहाँ से भी पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में कि राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस कार्यक्रम कब मनाया गया, 30 जनवरी को मनाया गया, 31 जनवरी को मनाया गया, 1 फरवरी को मनाया गया या फिर 28 जनवरी को मनाया गया। करेक्ट आंसर इस बी है, 31 जनवरी को मनाया गया 30वां स्थापना दिवस किसका, राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल वुमेन कमीशन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना दिवस मनाया गया, 30वां स्थापना दिवस, वो मनाया गया 31 जनवरी 2022 को मनाया गया। जिस कार्यक्रम को, ये जो स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ था, इसको संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। और इस कार्यक्रम की थीम क्या थी, शी इज द चेंज मेकर, ठीक है। शी इज द चेंज मेकर कार्यक्रम की थीम थी, 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की थीम थी, जो कि 31 जनवरी 2022 को मनाया गया। जिसको संबोधित कार्यक्रम को किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, जो महिलाएं हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो महिला उपलब्धियां आजकल जो उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, उन उपलब्धियों को एंजॉय करने के लिए, उन उपलब्धियों को जश्न मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था, 31 जनवरी 1992 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जो है 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना की गई। ये एक तरीके से देखा जाए तो सरकार को सलाह देती है, सलाह देने के लिए जिम्मेदार है, ये एक वैधानिक निकाय है। और ये जो है महिलाओं को जो कुछ भी नीतियाँ होती हैं, जो सरकार की कोई ऐसी नीतियाँ जो महिलाओं को प्रभावित करती हैं, उससे संबंधित सरकार को जो है ये आयोग जो है वो सलाह देता है। वर्तमान में देखा जाए इस आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। और इस आयोग की पहली प्रमुख जो थी वो थी जयंती पटनायक, जो थी वो पहली प्रमुख थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। आयोग से संबंधित पॉलिटी की बुक उठाइए थोड़ा सा और इससे संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में। करेक्ट आंसर इज ए है, महाराष्ट्र में जो है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। आइए इसके बारे में देखें। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा, राजस्थान के जो जबलपुर जिला है, जबलपुर जिला का क्षेत्र है लेमहेटा, लेमहेटा में बनाया जाएगा। देखिए लेमहेटा में ही क्यों बनाया जाएगा, लेमहेटा में यह जो जियोलॉजिकल पार्क इसलिए बनाया जाएगा दोस्तों क्योंकि यह स्थान देखा जाए, यह लेमहेटा जो है ये भूगर्भिक दृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, ठीक है, भूगर्भिक दृष्टि से। इस लेमहेटा की दोस्तों बात करें तो ये जो है, इसे लेमहेटा फॉर्मेशन को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंफ्राट्रैपियन बेल्ट, ठीक है, इंफ्रा
ट्रैपियन बेड के भी नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है लेमेटा, ठीक है, ये देखा जाए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जो पाई जाने वाली तलछटी वाली जो भूगर्भीय संरचना है, ठीक है। और ये किससे जुड़ा है, जो डेक्कन ट्रेप है उससे ये जुड़ा हुआ है। और ध्यान रखिएगा ये जो लेमेटा ट्रेप है वो किस युग से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मास्टेशियंस युग से है और ये डायनासोर के जीवाश्मों के लिए जाना जाता है, ठीक है। जिस कारण से इस क्षेत्र में इसलिए इसका चुनाव हुआ, यहाँ पे भारत का पहला भूगर्भिक भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल पार्क बनाए जाने के लिए, इसलिए इस स्थान को चुना गया। ये पार्क देखा जाए तो इसको मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय, खनन मंत्रालय के तहत जो भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण है द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी जो है दे दी गई है। वहीं देखा जाए 1928 की बात है, 1928 के एक भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे जिनका नाम था विलियम सिलमैन। विलियम सिलमैन ने जो है लेमेटा बेड से पहला डायनासोर जीवाश्म एकत्र किया था, ठीक है। और ये जो है ये क्षेत्र जो है देखा जाए बहुत लाखों साल पुराने जब यहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म मिला, जिसके कारण से ये जो लेमेटा घाट है वो बहुत समय से दुनिया के मतलब एक चर्चा का विषय बना रहा, ठीक है। वहीं बात करें यह स्थान जो है पहले से भी देखा जाए तो ये जो लेमेटा स्थान है वो पहले से भी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जो यूनेस्को की भू विरासत स्थल यानी कि जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है, भोपाल है, ठीक है। और वहीं देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर देखा जाए तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत का पहला जो है, भारत में जो अभी यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दोस्तों करो कि भारत सरकार के द्वारा किस शहर को भारत का पहला, ठीक है, वाटर प्लस शहर जो है वो घोषित किया गया था। वाटर प्लस शहर किस शहर को घोषित किया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ऊर्जा सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है, भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो है वो यूरोपीय संघ के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका जो है वो ऊर्जा सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है। और इन लोगों ने मिलकर के घोषणा किया है, कौन कौन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मिलकर के घोषणा किया है कि वो यूरोप और यूक्रेन में ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी पर एक साथ काम करेंगे। यूक्रेन की दोस्तों बात करें तो इस समय जैसा कि देख रहे हैं यूक्रेन काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, खासकर पश्चिमी देशों और रूस के बीच में जो यूक्रेन को लेकर के चल रहा है मामला, उसको आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। अगर आप लोग अपडेट होंगे तो इस मुद्दे को अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी यूक्रेन की सीमा पर देखा जाए रूस के द्वारा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और जो है तैनाती की गई, जिसकी वजह से जो है एक गतिरोध की स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में ऊर्जा का संकट आ सकता है। तो उसके लिए पहले से ही देखा जाए तो इस जो ऊर्जा का संकट से बचने के लिए या फिर आपूर्ति के झटके से बचने के लिए अमेरिका और यूरोप जो है, यूरोपीय संघ जो है वो प्राकृतिक गैस की निरंतर और समय पर पर्याप्त आपूर्ति की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें रूस ने क्या किया है, जो यूक्रेन की दोस्तों सीमा है उस सीमा के भीतर जो है लगभग 1 लाख सैनिकों को जमा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यूक्रेन की स्थिति दोस्तों देखोगे तो उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, उसको इस तरीके से जो है यहाँ पे इस तरीके से ये यूक्रेन है और यहाँ पे इस तरीके से रूस ने इसको क्या किया, घेरा हुआ है, ठीक है। और जैसा कि जानते हैं इस कदम ने जो है जो ये काम हुआ है वो पश्चिमी देशों को एक तरीके से बहुत ज़्यादा चौंका दिया है, झटका दे दिया है। और जैसा कि रूस ने 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण किया था, उसके बाद से जो है ये सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसी कि स्थिति है रूस हमेशा अभी भी इस बात से डिनाई कर रहा है कि ऐसी उसकी कोई आक्रमण करने की योजना नहीं है। फिर देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो ये बहुत जो है मुद्दा काफ़ी गर्म है, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि बीटिंग द रिट्रीट समारोह के आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, राजस्थान, लद्दाख, नई दिल्ली या फिर कर्नाटक। करेक्ट आंसर इज नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में जो है बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया है। तो बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन जो है वो नई दिल्ली का जो ऐतिहासिक विजय चौक है उस पर आयोजित किया गया है।
और इस समारोह में ध्यान रखिएगा पहली बार जो है हज़ारों ड्रोन का जो है इस्तेमाल किया गया है, जो वहाँ के आसमान को पूरी तरीके से चकाचौंध से भर दिए थे, और ऐसा पहली बार हुआ है। और इसके तहत देखा जाए तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली बार जो है वो ड्रोन शो को इस समारोह में शामिल किया गया था। और इस ड्रोन शो का जो आयोजन किया गया था ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टार्टअप है जिसका नाम है बोट लैब डायनेमिक्स, ठीक है, डायनेमिक्स माफ़ करिएगा, बोट लैब डायनेमिक्स के द्वारा जो है इस ड्रोन शो का आयोजन किया गया था। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखेगा, और इसे दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया था, ठीक है। तो ये जो स्टार्टअप है बोट लैब डायनेमिक्स जिसने ड्रोन शो का आयोजन किया था, किसके सहयोग से, तो ये जो दिल्ली के जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया था। इस समारोह में देखिए कौन कौन लोग शामिल हुए थे, तो देश के राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और कुछ अन्य लोग जो हैं वो इस समारोह में शामिल हुए थे। और इस समारोह का जो समापन हुआ था वो किस लोकप्रिय धुन से हुआ था, तो सारे जहां से अच्छा लोकप्रिय धुन से इस समारोह का समापन किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सिल्वर लाइन परियोजना के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है। देखिए इसके भी बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, ये फिर से मुद्दा फिर से गरमाया, और फिर से यहाँ के लोगों के द्वारा जो राज्य में सिल्वर लाइन परियोजना चल रही है वहाँ पे लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण से ये फिर से न्यूज़ में बना हुआ है। तो आइए देखते हैं सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि केरल की जो है सिल्वर लाइन परियोजना है। और आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखा जाए ये पूरे केरल में देखा जाए सिल्वर लाइन के खिलाफ क्या हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी वहाँ पे जो सीपीआई की जो नेतृत्व वाली सरकार है वो परियोजनाओं को लागू करने में अड़ी हुई है। सिल्वर लाइन परियोजना की दोस्तों बात करें तो इस परियोजना की जो है वित्तीय व्यवहार्यता की कमी के साथ साथ पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को लोगों का एक बड़ा वर्ग जो है इसका विरोध कर रहा है, चूँकि इसमें वित्तीय व्यवहार्यता की कमी है, साथ ही साथ जो पर्यावरणीय और सामाजिक, देखिए वहाँ के लोगों के जो विरोध किया जा रहा है दोस्तों, उसके पीछे कुछ मुद्दा ये है कि वहाँ के लोगों के द्वारा इस परियोजना को लेकर के जैसे कि बातें उठाई जा रही। पहले देखा जाए वित्तीय व्यवहार्यता, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने देखा होगा तो इस समय जो है केरल की जो है बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, वहाँ के जो वो राज्य जो है वो कर्ज से बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है। तो इस कर्ज से डूबे हुए राज्य में जो ये जो परियोजना है इसकी लागत चूँकि बहुत ज़्यादा, तो लोगों का सवाल ये है कि ऑलरेडी जो है स्टेट वो कर्ज में डूबा हुआ है, तो इस परियोजना की जो लागत आ रही है क्या वो राज्य सक्षम है वहन करने में। क्योंकि अगर देखिए राज्य का क्या जाता है, वो तो कोई भी परियोजना इनडायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ये तो सब किस पे आता है, जनता पे आता है। राज्य क्या करेगी, लोगों के ऊपर टैक्स लगा देगी किसी भी तरह से, ठीक है। तो एक तरीके से वो लोगों के ही जेब से जाती है। तो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ऑलरेडी मतलब आपके यहाँ वित्तीय स्थिति किस तरीके की है और आप इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चला रहे हैं, तो क्या आप इसका वहन करने में सक्षम हैं। दूसरा मुद्दा जो ये उठ रहा है कि ये जो सिल्वर लाइन परियोजना में जो इतनी लागत आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये काफ़ी ज़्यादा इस परियोजना में की लागत है, तो इस परियोजना की जब ये सिल्वर लाइन परियोजना जब स्टार्ट हो जाएगी, रेल परियोजना जब स्टार्ट हो जाएगी, तो इस ट्रेन की जो सेवा होगी, जो सर्विस होगी, क्या वो सस्ती होगी, क्या आम जनता उसको वहन करने में सक्षम होंगे कि नहीं, ये लोगों का सवाल उठ रहा है। बाकी जब भी आप कोई परियोजना बनती है दोस्तों किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, यानी कि विस्थापित। तो जो इस परियोजना के कारण जो लोग यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, जो विस्थापित हो रहे हैं जो लोग, तो क्या इस परियोजना के तहत उन विस्थापितों के लिए कोई पुनर्वास की भी योजना शामिल है। क्योंकि आप जो परियोजना बना रहे हैं उससे इस क्षेत्र से काफ़ी लोग विस्थापित होंगे, तो ये विस्थापित हुए लोगों के लिए भी कोई पुनर्वास की परियोजना जो है इस परियोजना में शामिल किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों की शिकायत ये है सरकार से कि आप जो परियोजना बना रहे हैं और आपकी परियोजना की वजह से जो हितधारक हैं, जो मतलब जो इस परियोजना से प्रभावित हो रहे, उनसे आपने एक भी परामर्श नहीं लिया, किसी भी तरह का देखा जाए तो मशवरा तक नहीं किया। क्योंकि ऑब्वियस है आप तो परियोजना बना रहे हैं, लेकिन जब भी आप कोई कार्य करते हो और उस कार्य की वजह से जब कोई दूसरा प्रभावित हो रहा है तो उसको भी शामिल किया जाता है उस कार्य में, उससे कुछ मशवरा लिया जाता है, उससे कुछ क्या किया जाता है, एक तरीके से बातचीत की जाती है, परामर्श किया जाता है। लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा। तो ये सबसे जो है बड़ी चिंता का विषय है वहाँ के लोगों का, जिसके कारण से लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। अगर इस परियोजना की बात करें दोस्तों, तो ये सिल्वर लाइन परियोजना जो है ये केरल की प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है, जैसा कि आप यहाँ पे
पे देख रहे हैं। और इस परियोजना से जो राज्य का उत्तर और जो दक्षिणी जो है बीच में जो यात्रा करने की जो समय है वो घट जाएगा। और ये जो है लगभग जो ये रेल परियोजना है वो कितनी लंबी है, वो 45 किलोमीटर लंबी है। और ये देखा जाए 11 जिलों से, जो केरल राज्य की 11 जिलों से होकर के गुजरेगी। और दक्षिण में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम को, और उत्तर में देखा जाए तो कासारगोड को ये क्या कर रही है, जोड़ रही है ये परियोजना। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे लोकेशन देखिए, कासारगोड उत्तर में है और यहाँ पे दक्षिण में जो तिरुवनंतपुरम, और टोटल देखा जाए तो 11 जिलों को ये परियोजना क्या कर रही है, जोड़ रही है। इस परियोजना को जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो किया जा रहा है केरल रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना का जो है निष्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका, ध्यान रखिएगा, सिल्वर लाइन परियोजना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान से स्टेपोमेरेथन्स वंश का नया परजीवी फूल वाला पौधा खोजा गया है। परजीवी यानी कि दूसरों पर जीवित रहने वाला, दूसरों पे आश्रित रहने वाला। और ये फूल वाला पौधा कहाँ खोजा गया, केरल में, तमिलनाडु में, असम में या फिर निकोबार में। करेक्ट आंसर इज डी है, निकोबार में खोजा गया है। ठीक है, सेप्टेमेरेंथस वंश का ये पौधा है। तो यहाँ पे जो है जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ से एक परजीवी फूल वाला पौधा खोजा का एक नया जीनस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सेप्टेमेरेंथस के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ सेप्टेमेरेंथस के अलावा भी देखा जाए कुछ अन्य समूहों को भी यहाँ पे खोजा गया है इस द्वीप से। वो कौन कौन से हैं, तो कुछ गैर परजीवी पौधों के भी जो 4 अन्य जीनस हैं, जिनको देखा जाए, जिनका नाम क्या है, निकोबारियोड्रोन जो है, निकोबारियोडोड्रेन जो है ये खोजा गया है, जिसको हम हिप्पोक्रेटिस के नाम से जानते हैं। दूसरा देखा जाए तो सूडोडिप्लोस्पोरा जो है, जिसे हम रूबियासी के नाम से जानते हैं। तीसरा देखा जाए तो प्लूबी स्टिलिस जो है, जिसे हम रूबियासी से भी कहते हैं। और नेक्स्ट लास्ट जो है स्पिन, ये देखा जाए स्पिन रेथेरा जो है, जिसे हम फोरबियासिस के नाम से जानते हैं। ये भी जो है इस द्वीप समूह से हमें मिले हैं, जो कि इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी महत्व को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखा जाए परजीवी भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक परजीवी पौधा है। ठीक है, तो परजीवी पौधे दोस्तों क्या होते हैं, ठीक है, जैसा कि देखा जाए जो परजीवी पौधे वो होते हैं, जो ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पोषण के लिए, ठीक है, या तो पूरी तरीके से या तो कुछ हिस्से जो है वो दूसरे पौधों से क्या करते हैं, बिना उनको लाभ पहुंचाए हुए, या फिर कभी कभी उस जो जिससे वो पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं उसको जो है अत्यधिक नुकसान पहुंचा करके जो वो आश्रित रहते हैं, ये क्या होते हैं, परजीवी पौधे होते हैं। और ये जो खोजा गया है सेप्टेमेरेंथस जो है वो एक तरीके से परजीवी फूल है, जैसा कि आप यहाँ पे इसकी तस्वीर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो जो आपका सेप्टेमेरेंथस जीनस जो है वो पौधे की प्रजाति हॉर्सफील्डिया गालब्रा बार्व के सहारे जो है वो बढ़ता है। सेप्टेमेरेंथस केवल आंशिक रूप से ही अपने मेजबान पर निर्भर रहता है, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण हेतु सक्षम पत्ते भी मौजूद होते हैं। यह जीनस देखा जाए तो किस परिवार से संबंधित है, तो ये जीनस देखा जाए तो लोरेंथिस जो है परिवार से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा 10 MCQ। बातें हैं अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे। इसमें सबसे पहला फैक्ट्स है कि IPL की टीम जो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है वो कौन सी है, चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फायर अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया है। कहाँ कहाँ पे, तो स्कूल बसों में और जो लंबी दूरी की जो बसें होती हैं उनमें फायर अलार्म लगाना जो है वो मंत्रालय के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के लिए हैट्रिक 4 बॉल 4 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं, जैसन होल्डर जो है वो बन गए हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 15 सीजन की जो विनर बनी है उनका नाम क्या है, तेजस्वी प्रकाश जो है ये बिग बॉस 15 सीजन की विनर बनी है। चिली को 4-2 से हरा करके 2022 का महिला पैन अमेरिकन कप में 6ठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप खिताब किसने जीता, तो अर्जेंटीना ने जो है वो जीता है। ठीक है, चिली को हराया है और इन्होंने देखा जाए तो वुमेन पैन अमेरिकन कप जीता है। ठीक है, अगला है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित थे और सिख समुदाय के ये भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और साथ ही शिक्षाविद थे, जिनकी देखा जाए 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और इनका नाम क्या था, इकबाल सिंह
किंगरा जो है इनका नाम था। अगला है पुस्तक है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस, उसका विमोचन किया गया किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा किया गया। देश की पहली महिला IPS इनके द्वारा जो है किया गया। और ये बताइए इसके पहले ये किस राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की गवर्नर थी? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नेक्स्ट है हमारा विश्व कुष्ठ जो है दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया गया। कब मनाया गया? 30 जनवरी को मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी जो थी ये विश्व कुष्ठ दिवस की जो है थीम थी। अगला है विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया गया। कब मनाया गया? 30 जनवरी को मनाया गया। और इस वर्ष की थीम क्या थी? गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना। ठीक है, ये थी इसकी थीम थी। वॉर्सेस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं जो नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के 85 साल के इतिहास में निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई, जिनका नाम है लॉरी लेसिंग जो है ये पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। किसकी पहली महिला जो है नियुक्त की गई हैं? कहाँ पे निदेशक बनी? किसके? ये आपका जो नासा का जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी। ठीक है, और ये देखा जाए इसे वर्तमान में जो है वॉर्सेस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। तो ये था हमारा 10 फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसपे सबसे पहला है कि यूपी चेस स्पोर्ट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित मेकिंग द ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता में अंडर 16 का खिताब जीता। किसने जीता? हर्षित सिंह ने जीता। वहीं देखा जाए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जो परेड थी, उस परेड में काशी विश्वनाथ धाम और एक जिला एक उत्पाद योजना विषय पर अपनी झांकी प्रस्तुत किया। किस राज्य ने किया? उत्तर प्रदेश राज्य ने किया। नेक्स्ट है 28 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय निकाय क्षेत्र में सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। कितने सीटों पर किया है? तो 35 सीटों के लिए जो है स्थानीय निकाय के क्षेत्र में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है विधान परिषद के स्थानीय निकाय के क्षेत्र के लिए। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। और लास्ट है हमारा कि अत्याधुनिक UV यानी कि मानव रहित हवाई यान जिसका नाम है विक्रम ड्रोन, इसका विक्रम ड्रोन का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन तैयार किया गया है। किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा जो है किया गया था। दोस्तों इस तरीके से था हमारा करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो ये था आपका क्वेश्चंस ऑफ द डे। अब दोस्तों इसी तरीके से आज का हमारा करंट अफेयर्स के संबंधी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जा करके आप इस PDF को डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।